एक मनुवाद जो है ना, ये महिला को बहुत पीछे रखना चाहती है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक किताब है बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई। इसमें एक पूरा चैप्टर है कि मनुस्मृति में कौन कौन से श्लोक हैं जो किस तरीके से असमानता को बढ़ावा दे रहे हैं और सामाजिक कुरीतियों को देते हैं। यहाँ की 85% जनसंख्या को तुमने अपना माना नहीं, तुम पूरे विश्व को कैसे अपना परिवार मानोगे? जाति के नाम पर लड़ना नहीं, जातिवाद खत्म करना। हम तो मानवतावाद की वकालत करते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। इस एक्ट को लाने के लिए 77 साल लग गए। आज़ादी के तुरंत बाद आना चाहिए था। 77 साल क्यों लग गए? मनुवाद जो है दलितों, बहुजनों और महिलाओं को इंसान ही नहीं समझता, पशु से बदतर समझता। उनको प्रशासन में प्रमोशन रोक दिया जाता है उनका, इसीलिए वो उच्च पदों पे नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे इस विश्वविद्यालय के दरवाजे के भीतर पहुंचने से पहले ही हमारे साथ इस विश्वविद्यालय में डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया था। यूजीसी के जो नए रेगुलेशंस आए थे उस पर बवाल अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि यूजीसी के नए रेगुलेशंस, नए एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी जब सामान्य वर्ग के छात्र इसका विरोध कर रहे थे। ये याचिकाएं दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए रेगुलेशंस पर रोक लगा दी थी। उसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय के छात्र यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में आज यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर बड़ी संख्या में जमा हुए हैं। उनके हाथ में अम्बेडकर से लेके ज्योतिबाई फुले, रोहित वेमुला, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, तमाम ऐसे नेता हैं। उनके पोस्टर्स हैं, उनके बैनर्स उनके हाथ में है। उनके हाथ में यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में नारे हैं और वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी ये मांग है कि यूजीसी के नए रेगुलेशन को लागू किया जाए। छात्र जो है यहाँ पे लगातार हमलावर हैं। वो ये कह रहे हैं कि समाज में भेदभाव होती है और समाज में भेदभाव को रोकने के लिए अगर कोई रेगुलेशन आया था तो उसको रोकने की क्या जरूरत थी। उनके हाथ में तख्तिया है, मैं देख सकता हूँ, जिस पर लिखा है कि 15% का साथ, 85% को लात। वो अपना रोष यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों वो इस रेगुलेशन को की मांग कर रहे हैं, क्यों वो ये समझते हैं कि ये रेगुलेशन जो है वो बेहतर था और इसको लागू करना चाहिए। बने रहिएगा हमारे साथ इस पूरी रिपोर्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी मात्रा में जो है एससी, एसटी, ओबीसी छात्र जो है मौजूद है। यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पे बैनर लगा हुआ है कि एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, दिव्यांग और समस्त शोषित छात्रों, शिक्षकों का अधिकार यूजीसी रेगुलेशन 2026 लागू करो, हल्ला बोल इस पूरे आयोजन का नाम दिया गया है। छात्र यहाँ पर जो है तमाम ऐसे सामाजिक नेताओं के पोस्टर्स और बैनर लेकर यहाँ पे मौजूद हैं जिन्हें वो मानते हैं कि वो सामाजिक न्याय के पुरोधा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं भगवान बिरसा मुंडा के पोस्टर्स लेकर महिलाएं खड़ी हैं। यहाँ पे ज्योतिबा फुले के पोस्टर्स हैं, सावित्रीबाई फुले के पोस्टर्स हैं, यहाँ पे भीमराव अंबेडकर के पोस्टर्स हैं, यहाँ पे रोहित वेमुला के लोग पोस्टर्स लेके खड़े हैं। यहाँ पे छात्र जो है वो यूजीसी रेगुलेशन 2026 को लागू करने की मांग कर रहे हैं और यहाँ पर बड़ी मात्रा में छात्र जो है मौजूद है और वो तमाम अपने हीरोज के पोस्टर्स और बैनर लेके खड़े हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे यूजीसी 26 लागू करो का बैनर है, पीछे जय भीम जय मंडल के नारे हैं। उधर किसी के हाथ में मनुवाद के खिलाफ भी नारा है जहाँ लिखा गया है कि मनुवाद की छाती पर बिरसा फुले अंबेडकर। ये तमाम नारे जो हैं, जो स्लोगन्स हैं, जो बैनर्स हैं, वो लेकर छात्र यहाँ पर मौजूद हैं और वो लगातार विरोध कर रहे हैं और वो यूजीसी 2026 रेगुलेशन को लागू करने की मांग कर रहे हैं। साथ इस वक्त एक छात्र मौजूद हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है छात्र मौजूद हुए हैं यूजीसी 2026 रेगुलेशन को लागू करने की मांग को लेकर। वो कौन सी ऐसी प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर आज आप यहाँ पे एकत्रित हुए हैं? अच्छी, एक्चुअली जो ये प्रोटेस्ट है यूजीसी के समर्थन में है। ये बात आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ। यूजीसी का समर्थन इसलिए है कि जब यहाँ पे पीएचडी के एडमिशन की बात होगी, जब यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी अपॉइंट होने की बात होगी, जब यहाँ पे फैकल्टी बनने की बात होगी, तब वहाँ हमें भेदभाव दिखता है। इसी फैकल्टी में, इसी देश की यूनिवर्सिटियों में आप एक बार उठाइए, डाटा उठाइए और कितने बीसी हमारे ओबीसी एससी समाज से हैं। मैं आपको एक डाटा देता हूँ, 45 में से सिर्फ 37 ऐसे होंगे जो सिर्फ एक सवर्ण क्लास से लोग होंगे, 7 ऐसे होंगे जो ओबीसी से होंगे, बाकी सब एससी एसटी से। मुझे किसी से दिक्कत नहीं है। आप जब इस यूजीसी का हम समर्थन कर रहे हैं तो हमें उच्च क्लास में भी देखना होगा कितने हमारे सवर्ण भाई है, कितने हमारे ओबीसी भाई है, कितने हमारे एससी भाई है, कितने हमारे एसटी है, कितनी महिलाएं हैं इस देश के बीसी में। मैं ये भी लिस्ट मांगता हूँ, कितने दिव्यांगजन है उनकी भी लिस्ट मांगता हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, जो पोस्ट है वो मेरिट काबिलियत देख के दी जाती है या जाति देख के? एक तो मेरिट देख के दी जाती है, ठीक है। मैं आपको एक डाटा देता हूँ, यूपीएससी का डाटा उठा लीजिए, यूपी पीसीएस का डाटा उठा लीजिए, जहाँ मेरिट की बात होती है, पढ़े लिखों की बात होती है।
लोअर जुडिशरी की वैकेंसी की बात करेंगे, वहाँ पे मेरिट की बात होती है। वहाँ पे 70% ओबीसी SC ST के लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पढ़ लिख के जा रहे हैं। जब आपका जाति देखी जाएगी, जाति पे देखिएगा, VC का लिस्ट देखिए। तो यूपीएससी में तो आरक्षण भी होता है, इसलिए वहाँ पे संख्या ज्यादा है। हाँ, आरक्षण के साथ साथ भी जो क्वालिफाइड करते हैं, अपर क्लास में जाते हैं, उनकी संख्या उठा के देखिए। आज जब VC की बात होगी, जब HOD बनने की बात होगी तो जाति देखी जाती है। जब PhD में एडमिशन देखने की बात होगी तो वहाँ भी जाति देखी जाती है। जब गेस्ट फैकल्टी बनने की बात होगी वहाँ भी जाति देखी जाएगी। हायर जुडिशरी में जब आपको जज बनना होगा तो वहाँ भी जाति देखी जाती है। आपने बताया आप ओबीसी कम्युनिटी से हैं। जब बात होती है जातीय भेदभाव की, तो भारत में एक कानून है SC ST एक्ट। अब जो SC ST एक्ट है, SC ST एक्ट में सबसे अधिक अगर मुकदमे किसी के खिलाफ दर्ज किए गए हैं तो वो ओबीसी समाज के लोगों के खिलाफ किए गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि SC ST के खिलाफ उत्पीड़न करने के मामले में ओबीसी आगे है। ऐसे में अगर यूजीसी रेगुलेशन में ओबीसी को भी ऑप्रेस्ड कैटेगरी में डाल दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास नहीं है? नहीं, अगर आप ये डाटा दे रहे हैं कि ओबीसी सबसे ज्यादा जाति भेदभाव कर रहा है, कर नहीं रहा है। SC ST एक्ट के सबसे अधिक मुकदमे जो हैं वो ओबीसी समाज के लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। दर्ज होना और उसका कनेक्शन होना, ये दोनों आपको पहले उसको क्लेरिफाई करना पड़ेगा। दर्ज होना और कन्विक्शन होना दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि कितने ओबीसी SC ST के लोग के बीच में मतभेद है। जो आप SC ST एट्रोसिटी की बात कर रहे हैं, मुझे डाटा दीजिए इस पर। आप अपने बातों से कह दीजिएगा, ये अलग बात है। मुझे कौन सा ऐसा सोर्स है आप जो देना चाह रहे हैं? आप कहीं भी सर्च कर लेंगे सर, आपको मालूम चल जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ, आप सर्च करके दिखाइए मुझे। मैं बिल्कुल दिखाऊंगा आपको। बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि आप हमें दिखाइए, आप हमें दिखाइए। और ऐसे ही यूपी में जब बीजेपी सरकार आने वाली थी तो 56 में से कुछ हीरो की बात की, लेकिन क्या डाटा आज तक दे पाई है? नहीं दे पाई यूपी सरकार। जिसने भी ये नरेशन तैयार किया है, कौन है जो दे पाया ये चीज? आपको लगता है कि ओबीसी भी जो है वो ऑप्रेस्ड क्लास है और उसके साथ भी भेदभाव होते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई वो है ही नहीं, शंका है ही नहीं। जब ओबीसी को एक फायदे की बात होती है, एक बचाने की बात होती है ना, तब ये सवर क्लास आ गए थे। मैं मंडल की बात करता हूँ, जब मंडल कमीशन आया तब ये ओबीसी जनरल क्लास लोग सड़कों पर उतरे। आज जब यूजीसी में ओबीसी को लागू किया गया, ओबीसी को शामिल किया गया, तब ये जनरल क्लास आ गया। क्यों इतने नफरत है ओबीसी से? अब मैं देख सकता हूँ आपके हाथ में इस वक्त बैनर है जिसमें आपने लिखा है कि मनुवाद की छाती पर बिरसा फूले अम्बेडकर। आप लोग मनुवाद का विरोध करते हैं, क्या है ऐसा जो आप उसका विरोध करते हैं और क्यों करते हैं? एक तो मनुवाद जो है ना, ये महिला को बहुत पीछे रखना चाहती है। मुझे कोई एक इसका श्लोक कोई हमें बता दे जो महिलाओं को आगे रखता है। एक पर्दे में महिलाओं को रखना बिल्कुल गलत बात है, जो कि इस मनुस्मृति में रखा है। कोई श्लोक जैसे कि अब यही चीज आप बता दीजिए, कोई श्लोक जो यत्र नारायण तु पूजन्ते रमन्ते तत् देवता, अगर आप श्लोक की बात करें, ये मनुस्मृति की है। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत् देवता, इस पे आप बताइए ना कौन सा ऐसा वो है? यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत् देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं पर भगवान का वास होता है। सर लगातार अगर आप देखें तो पहली बात तो आप माइक मत सॉरी लगातार ये जो कहा जा रहा है यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता, हम देख रहे हैं देश में क्या हाल है। तो ये जो 2000 साल की पुरानी की चीजों को आप उखाड़ के ले आए और बोले कि सब समान है, वो हो नहीं सकता। दूसरी बात जहाँ तक रही आप मैं पहली बात मैं यहाँ पर आप लोगों की ही बात सुने आया हूँ। भाई ने मुझसे कहा कि मनुस्मृति में मुझे कोई एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक किताब है बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई। इसमें एक पूरा चैप्टर है कि मनुस्मृति में कौन कौन से श्लोक हैं जो किस तरीके से असमानता को बढ़ावा दे रहे हैं और सामाजिक कुरीतियों को देते हैं। वो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, आप चाहें तो उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। लगातार कई किताबें इस विषय पर लिखी जा चुकी हैं। देखिए, हमें ये जानना पड़ेगा कि महिलाओं को हमने कभी भी मनुष्य का दर्जा नहीं दिया। या तो उन्हें जानवर की तरह ट्रीट किया या ईश्वर की तरह ट्रीट किया। हम कुछ ने उनको एक साधारण मनुष्य का दर्जा दिया। भारत देश से बढ़िया बात कर रहे हैं। भारत देश सिद्धांतों में बहुत अच्छा है। किसी भी देश को जानना हो तो वो दो तरह से जीता है, एक सिद्धांतों में, एक प्रैक्टिकल। तो मेरा वही बात है कि आप प्रैक्टिकलिटी की बात करें, आप किसी ग्रंथ को बदनाम मत करिए। प्रैक्टिकलिटी देखिए ना आप क्या है, और एक हिस्से को आप कोट कर रहे हैं, उसके बाकी हिस्सों को भी हमें देखना पड़ेगा ना। आपने एक अंश उसका सुना दिया। हम मनुष्य का दर्जा तो कम से कम महिलाओं को देना चाहिए। तो भारत वो हमारी यहाँ पे हमारे बहुत थोते जुमले होते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है। सारी पृथ्वी तुम्हारा परिवार होगी, यहाँ की 85% भाषा आपकी हर एक बात जाएगी, भाषा सहमत होनी चाहिए।
यहाँ की 85% जनसंख्या को तुमने अपना माना नहीं, तुम पूरे विश्व को कैसे अपना परिवार मानोगे? तो ये सब हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये शास्त्र भी कहीं ना कहीं इसी व्यवस्था को बनाने। देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री ओबीसी से आते हैं, राष्ट्रपति ट्राइबल हैं, इसके पहले राष्ट्रपति दलित हैं। तो ये कहना कि 85% को हमने हाशिए पर किया, हाँ जाति भेदभाव होती है, बिल्कुल होती है। जाति के नाम पे लोगों से भेदभाव किया जाता है, उनका दमन किया, उनका उत्पीड़न किया जाता है, किया गया है, बिल्कुल किया गया है और अभी भी किया जा रहा है और आपकी मांगे जायज़ हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि हम ये जातिवाद खत्म करना है या हमें जाति के नाम पे लड़ना है? जाति के नाम पर लड़ना नहीं, जातिवाद खत्म करना। हम तो मानवतावाद की वकालत करते हैं। आपने प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति का एग्जाम्पल दिया, कितने प्राइम मिनिस्टर हुए, कितने राष्ट्रपति हुए हैं। तो ये पहली प्रेसिडेंट हुई, हमें 75-77 साल क्यों लग गए पहली प्रेसिडेंट लाने के लिए? हमें शर्म आनी चाहिए, इस एक्ट को लाने के लिए 77 साल लग गए। आज़ादी के तुरंत बाद आना चाहिए था, 77 साल क्यों लग गए? तो बस पहली बात तो आपने कहा कि मनुवाद का विरोध क्यों करते हैं। मनुवाद का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मनुवाद जो है दलितों, बहुजनों और महिलाओं को इंसान ही नहीं समझता, पशु से बदतर समझता है, उनके साथ भेदभावपूर्ण आचरण करने का बात करता है, इसीलिए उसका हम विरोध करते हैं। दूसरी चीज़ आपने बोला कि राष्ट्रपति इसके पहले दलित थे, वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं वो महिला भी हैं और ट्राइबल सोसाइटी से भी आती हैं, प्रधानमंत्री जो हैं ओबीसी हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ कितनी होती हैं। आप प्रोफेसर्स को देखिए, सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त देखिए, उसमें जितने जज हैं कौन लोग हैं? उसमें हैं दलित और पिछड़े। अगर आप उच्च शिक्षण संस्थानों को देखें, उसमें आज भी 80% सीटें ओबीसी समाज की खाली हैं, 83% सीटें जो हैं वो ट्राइबल सोसाइटी की खाली हैं, 63% सीटें जो हैं वो एससी समाज की खाली हैं। ये जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि हमने कहाँ उठा के उनको हाशिए पे रखा है। इसके अलावा अगर जातीय आधार पे हम नौकरियों को देखें, प्रशासन की बात करें तो उच्च प्रशासनिक पदों पे जो बैठे हुए लोग हैं अगर हम देखेंगे तो वो सवर्ण समाज से ही आते हैं। अभी मुझे ये भाई कह रहे थे कि यूपीएससी की परीक्षाओं में निकलने वाले 70% छात्र जो होते हैं वो एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी के होते हैं और आप कह रहे हैं कि अधिकारी उनको प्रशासन में प्रमोशन रोक दिया जाता है उनका, इसीलिए वो उच्च पदों पे नहीं पहुंच पाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है। NFS लगा करके यहाँ प्रमोशन रोका गया, NFS लगा करके यहाँ पे भर्तियों को रोक दिया गया। ये जो है पिछड़े दलित समाज के, बहुजन समाज के जो लोग थे उनके अभ्यर्थी जो थे उनको पहुंचने से पदों पे रोक दिया गया। ये बड़ी समस्या, जातिवाद यहाँ दिखती है, मनुवाद यहाँ दिखता है और यही सबसे बड़ी हमारी समस्या। अगर मनुवाद को नहीं खत्म किया गया, जातिवाद को नहीं खत्म किया तो देश आगे बढ़ने को नहीं। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये मैं एकदम प्योर इंटेंशन से सवाल पूछ रहा हूँ और मैं ये आपका हितैषी होने के नाते सवाल पूछ रहा हूँ। इस देश में 70 सालों से आरक्षण लागू है, लोग आज बात करते हैं आरक्षण को खत्म करने के, जो कि सरासर गलत है। 70-75 साल हो गए हमारे देश में आरक्षण लागू है, आज भी दलित, शोषित, वंचित समाज जो तबका जो है उन्हें उनका न्याय नहीं मिला है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार शासन और प्रशासन, इसके अलावा समाज भी है। दो चीजें होती, दो चीजें इसके पीछे जिम्मेदार हैं। एक तो आरक्षण तो दे दिया गया, पंख आसमान तो खुला छोड़ दिया गया लेकिन पंख काट दिए गए, उनको आरक्षण दिया गया, संसाधन नहीं दिया गया। अगर हम ड्रॉप आउट रेट देखें तो दलित बच्चों का 10वीं के बाद न जाने कितने छोड़ देते हैं, 10% पहुंच पाते हैं उच्च शिक्षा में और उच्च शिक्षा में जाकर के छोड़ देते हैं, 2-3% ही रह जाते हैं। ये समस्या है। एक तो सबसे बड़ी जो बुनियादी काम हमको करना होगा वो वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, संसाधन उपलब्ध करवाने होंगे और उच्च शिक्षण संस्थानों या प्रशासनिक पदों पर जो जातिवाद के कारण लोग पीछे रह जाते हैं उसको खत्म करना होगा। समाजवाद ऐसे नहीं आएगा, समाजवाद आएगा बुनियादी काम करने से और इसके लिए सबको प्रतिबद्ध होकर आगे बढ़ना होगा। आप समाजवाद की बात कर रहे हैं। देश में एक दौर रहा है जहां विभिन्न राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, इवन केंद्र में भी समाजवादी, सो कॉल्ड समाजवादी पार्टियों के सरकारें रही हैं या उनके प्रधानमंत्री रहे हैं या उनके मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी क्यों नहीं साबित कर पाए समाजवाद, और वो क्यों नहीं जो शोषित वंचित तबका है उनको उनका न्याय दिला पाए? जब केंद्र में समाजवादियों की सरकार आई, बहुत अल्पकालिक सरकार थी, उन्होंने न्याय दिलाया, 27% ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया गया। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो पूरे के पूरे तंत्र में, जुडिशरी से लेकर के जितना प्रशासनिक तंत्र है सब में अमूमन मनुवादी लोग भरे हुए थे। मैं नहीं कहूँगा कि सबके सब मनुवादी भरे थे, अमूमन लोग मनुवादी भरे थे, जिसके कारण न्याय की, समता की लड़ाई बाधित हुई। बाद में वो सरकारें गिर गईं। हमारा भारत जो है एक धर्म भीरु समाज वाला देश है। धार्मिक आग्रह की वजह से लोग जो हैं इन मनुवादियों के फेर में पड़ जाते हैं और ऐसी सरकारें, जैसे भाजपा की सरकार जो बन गई, संघ की सरकार बन गई, ये घोर दलित, पिछड़ा और महिला विरोधी सरकार है, आदिवासी विरोधी सरकार है। ऐसी सरकारें बन जाती हैं जिनके कारण से दलित, पिछड़े, महिला, आदिवासी जो हैं वो मुख्य धारा में नहीं आ पाते हैं, मुख्य धारा में आने पे बाधा दी जाती है उनके। जी।
चलिए, ये सुना आपने यहाँ के छात्रों को। इनका ये कहना है कि समाज की सोच जो है वो समाज में जातिवाद की सबसे बड़ी कारण है, जातिवाद का सबसे बड़ा कारण है। हमारे साथ कुछ और छात्र हैं, वो उनसे ही बात करेंगे। इनसे हमारी बात हुई है, आप कुछ और कहना चाहेंगे? मैं कुछ खास कहना नहीं चाहूँगा, बस एक्ट के ये हमें पूरा क्रोनोलॉजी समझना होगा। सरकार खुद मान रही है कि जातिगत भेदभाव के आंकड़े 118% बढ़े हैं। 2007 में कमेटी भी बनाई गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि 2012 का एक्ट सक्षम नहीं है इस भेदभाव को रोकने के लिए, सितंबर 2025 में। उसी के आधार पर यह एक्ट आया, जो कि बहुत कमज़ोर एक्ट है। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। तो समझ में नहीं आ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट पहले बोलता वही स्टे लगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इसको तब तक रोक लगाइए और यूजीसी को दोबारा जो है एक बेहतर रेगुलेशन के साथ आने के लिए कहा गया है। आपकी क्या राय है, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा, जो जाति के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन का आप सवाल कर रहे हैं, हमारे इस विश्वविद्यालय के दरवाजे के भीतर पहुँचने से पहले ही हमारे साथ इस विश्वविद्यालय में डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया था। अब वो क्यों बताता हूँ। जब 2005 में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन मिला था कि ओबीसी के बच्चे विश्वविद्यालय जाएंगे, तो यहाँ का जो पैरासाइट क्लास का स्टूडेंट वर्ग है उसने किस तरीके से उस रिजर्वेशन का विरोध किया था। वो विरोध करते हुए जूते पॉलिश कर रहे थे जहाँ पे अभी आप खड़ा हैं, वो विरोध करते हुए सब्जी बेच रहे थे जहाँ पे आप खड़ा हैं, वो विरोध करते हुए हल चला रहे थे। उनका ये दम्भ था, जातीय दम्भ था कि जो समुदाय अनाज उत्पादन कर रहा है इस देश के लिए, जो समुदाय चमड़े का काम कर रहा है, जो सब्जी का उत्पादन कर रहा है, वो अगर जो विश्वविद्यालय आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि इस विश्वविद्यालय के दरवाजे के भीतर घुसने से पहले ही हमारे साथ यहाँ जातिवाद शुरू हो गया था। हमारे साथ एक और छात्र हैं, आप शायद लॉ के छात्र हैं। यहाँ पे आज भारी मात्रा में जो है वो छात्र और शिक्षक जो है वो इकट्ठा हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कई राजनीतिक प्रतिनिधि भी आए हुए हैं, चाहे वो आरजेडी से हों, चाहे वो पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार गौतम जी हों, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोगों की मांगे क्या हैं, आप लोगों का असल मुद्दा क्या है? क्योंकि अगर यूजीसी रेगुलेशन को लागू करने की बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि हम इसको फिलहाल के रोक लगा रहे हैं और यूजीसी को नए रेगुलेशन बनाने के लिए ऑर्डर भी दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो आप लोग का मेन मांग क्या, आप लोग के मेन मुद्दे क्या हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि यूजीसी रेगुलेशंस पे जिस तरीके से यूजीसी रेगुलेशन लाया गया, हम बिल्कुल मानते हैं कि वो एक कच्चा पक्का और जल्दबाजी में लाया गया रेगुलेशंस थी। उसमें बहुत सारे बदलाव किए जाने चाहिए थे। उसमें पहली बात ऐसा कुछ भी नहीं था कि किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो या किसी एक पर्टिकुलर जो सवर्ण समाज जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा था उनके खिलाफ कुछ इस तरीके की बातें हों। उसका बेसिक मुद्दा ये था कि जो बढ़ती कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है इंस्टीट्यूशंस में, उस पर रोक लगाई जाए। पर इसी के साथ साथ हम ये भी मानते हैं कि जो असली ज़रूरत है इस देश में वो रोहित एक्ट लागू करने की है। तभी इस देश में ठीक तरीके से, क्योंकि बहुत सारी कमियां हैं, सिर्फ आप कंप्लेंट दाखिल कर दीजिए और उसके बाद फिर आप ये नहीं बताते हैं कि किस तरीके से कंप्लेंट मैकेनिज़्म चलेगा, क्या कंप्लेंट के बाद किस तरीके से क्या सज़ा होगी दोषियों को, इस तरीके का उसमें कोई प्रावधान नहीं था। तो हम साथ ही साथ यूजीसी रेगुलेशंस तो लागू होने ही चाहिए, उसके साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं कि जो अटमोस्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि रोहित एक्ट लागू होना चाहिए। आपने कहा कि रेगुलेशंस को जो है वो बहुत जल्दबाजी में लाया गया है, बहुत जल्दबाजी में इसको बनाया गया। अब इसके अध्यक्ष है दिग्विजय सिंह और इसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों के सदस्य और सांसद मौजूद हैं। किसको आप इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जिम्मेदार मैं आप किसी एक इंसान को जिम्मेदार नहीं मान सकते। 10 साल के बाद, अभी रिसेंटली 10 साल पूरे हुए हैं रोहित वेमुला के इंस्टीट्यूशनल मर्डर को, इतने साल के बाद जो है रेगुलेशंस लाए गए, उसके बाद भी रेगुलेशंस इस तरीके से लाए गए कि उसमें डिस्क्रिपेंसीज छोड़ दी गई, जिसकी वजह से ये जो पूरा बखेड़ा हो गया। इतना पॉलिटिकल मुद्दा कोई है नहीं। हम सब जानते हैं कि इस देश में जातिगत भेदभाव किस गहराई तक है और उसी का रिफ्लेक्शन जब हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में आते हैं वहाँ भी देखने को मिलता है। तो ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि ठोस कानून, ठोस रेगुलेशंस लाए जाए और जो भी रेगुलेशंस में कमियां थी वो ठीक करके लागू होनी चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि समाज में, एक सभ्य समाज में जातिवाद की कोई जगह नहीं हो सकती और अगर जातिवाद है तो वो एक दुर्भाग्य है जी। और जातिवाद को रोकने के लिए एक ठोस कानून लाने की सख्त आवश्यकता है। लेकिन क्या जातिवाद को रोकने के लिए ठोस कानून चाहिए या किसी के खिलाफ उसका दुरुपयोग करने के लिए? देखिए,
हर ये सवाल मेरे नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं, ये सवाल जब यहाँ पे सामान्य वर्ग के छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा था, उनसे ये बार बार हो रहा कि वो कह रहे थे कि आप लेकर आइए, आप स्टूडेंट्स को आप जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, और उनकी ये भी मांग थी कि SC/ST एक्ट में एक बहुत बड़ी संख्या जो केसेस की होती है वो OBC कम्युनिटी के खिलाफ दाखिल की जाती है। तो एक जगह आप OBC को ऑपरेसर बता रहे हो और दूसरी जगह आप उसे ऑपरेस्ड बता रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं एक विरोधाभास है, आयरनी है। तो आप स्टूडेंट्स के लेके आते हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी उनके खिलाफ जातिगत भेदभाव हो, लिंग के आधार पे हो, प्रांत के आधार पे हो, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पे हो, किसी भी आधार पे हो, आप उस पर कार्रवाई करिए, लेकिन एक ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है, वो होनी चाहिए। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि ये कह देना कि गलत इस्तेमाल होगा। देखिए, जब इस देश में GS कैश जो है लागू करने की मांग उठी थी, आप किसी भी रिफॉर्मेटिव जो लॉज लेके आए जाते हैं, तो चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो SC/ST तबके के लिए हो, तो जो ऑपरेसर वर्ग है उसकी हमेशा से हिस्टोरिकली यही डिबेट रहता है कि जो फेक केसेस होंगे उसका क्या किया जाएगा। डाउरी केसेस में फेक केसेस होते हैं। UAPA का जो UAPA में जितने लोग जो जिनको सज़ा होती है वो सिर्फ 2% है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें उन कानूनों की ज़रूरत नहीं है? देखिए, फेक केसेस बिल्कुल होते हैं और उसमें ठीक तरीके से रेगुलेशन होना चाहिए, मैं मानता हूँ। ठीक है, आपने जितने भी केसेस की बात की, चाहे वो UAPA की बात की, डाउरी एक्ट की बात की, वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए टारगेटेड नहीं होता है, लेकिन अगर UGC रेगुलेशन में ऐसी कोई भी कमियां छूटती हैं तो सीधा एक वर्ग प्रभावित होगा उससे, और वो वर्ग वो है जिनका ये कहना था कि देश के शैक्षणिक संस्थान में दलितों के खिलाफ आपने नारे नहीं सुने होंगे, लेकिन आपने नारा जरूर सुना होगा कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन चाहे कोई भी करे, किसी के खिलाफ भी हो, डिस्क्रिमिनेशन इज डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन हैज नो प्लेस इन अ सभ्य समाज। देखिए, जब हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की, पहली बात तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कह दे रहे हैं कि एक सबका जो है सवर्ण है, दूसरा एक तबका है जो शोषित है। यही दिखाता है कि डिस्क्रिमिनेशन इज़ बेसिकली अ पावर रिलेशन, जिसमें एक तबका है जिसके पास एक पावर पोजीशन में है जहाँ से वो डिस्क्रिमिनेट करता है। जब हम पैट्रियार्की की बात करते हैं, एक महिला पैट्रियार्कल ऑपरेसर नहीं हो सकती। पैट्रियार्कल संस्था में मर्द ही पैट्रियार्की जो है ऑपरेस करता है महिलाओं को। तो ऐसे में अगर महिलाओं के लिए कोई कानून लाया जाएगा और मर्द ये कहे कि देखिए जी, इसमें तो हमारा जो है बहुत आहत हो जाएंगे हम, या हमें फेक केसेस हो जाएंगे हम पे, तो इससे सीधा सीधा ये दिखाता है कि वो बेसिकली उसको डर ये है कि हम जो ऑपरेस कर रहे हैं या जो हमारी हिस्टोरिकली हमारे पास जो प्रिविलेज है उसको आहत हो जाएगा बेसिकली। एक और जो बहुत सारे जो नैरेटिव्स ये बताए गए कि मजाक मजाक में हमने अगर किसी को कुछ बोल दिया, तो ये सच्चाई है कि मजाक मजाक में जातिवाद हो जाता है। तो आप इस चीज़ को भी आप एक तरीके से, ऐसी बहुत सारी कहावतें हैं, राइट, कहावतें हैं या कहावतें हैं और कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पे कास्टिज्म को, जातिवाद को इतना सटल बना दिया गया है कि हम ना चाहते हुए भी कोई ना कोई कास्टिस, जैसे मैं बहुत जो एक मॉडर्न टर्म है उसकी बात करता हूँ, ये मुझे भी नहीं पता, भी एक कास्टी स्लर है, ये भी एक जातिवादी स्लर है जो छप्पर बिछाने वाली कम्युनिटी के खिलाफ बोला जाता है। तो ये बात तो सच है कि भारत में कास्टिज्म इतना सटल हो चुका है कि कई बार सामने बोलने वाले इंसान को इसका पता भी नहीं होता कि मैं जो बोल रहा हूँ वो एक कास्टिस्ट, एक जातिवादी भेदभाव वाला स्लर है। आप भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि जो UGC की जो गाइडलाइन आई है, अगर उसमें समाज या किसी तबके के मन में कोई संशय, कोई अविश्वास है, तो उसको क्लियर करने के साथ इसको जो है पूर्ण रूप से लागू करना चाहिए। और 2-4 बातें और इसमें जोड़ी जानी चाहिए, जैसे महिलाओं के लिए अलग सेक्शन नहीं है, दिव्यांगों के लिए अलग सेक्शन नहीं है, आर्थिक आधार पर जो है उनके लिए अलग सेक्शन नहीं है, या फिर जन्म स्थान के अलग सेक्शन नहीं है। इन सबके लिए अलग सेक्शन जो शामिल करके इसे लागू करना चाहिए, समर्थन में है हम। यूनिवर्सिटी में छात्र को सिर्फ छात्र के नजर से देखा जाए, छात्रों से उनकी जाति नहीं पूछी जानी चाहिए। छात्र यहाँ पर जो पढ़ने आया है, छात्र छात्र है, और छात्र इस देश का भविष्य, और देश के भविष्य को अगर हम जातियों में बांट देंगे तो उससे नुकसान किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होगा, किसी संस्थान का नहीं होगा, नुकसान हमारे देश का होगा, नुकसान हमारे समाज का होगा। और समाज के लोगों से बनता है, और लोगों के बीच में भेदभाव की भावना रहेगी तो समाज कभी भी स्वस्थ रूप से आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे लगता है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जितने लोग, उनमें से अधिकांश लोग यही मांगे होंगी, या इसके पहले जो सामान्य वर्ग के छात्रों ने प्रोटेस्ट किया उनकी भी यही कोशिश और यही चाहत होगी। अब क्या कुछ निकल कर आएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन आज की बड़ी खबर ये थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में
बड़ी मात्रा में छात्र, प्रोफेसर और दलित, शोषित और वंचित समाज से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में। अब इस आंदोलन से क्या कुछ निकलेगा वो आने वाला समय बताएगा। हमारा काम होता है कि हम हर जगह जाकर हर समाज, हर तबके, हर वर्ग के लोगों की बात आप तक पहुंचाएं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप जो भी सोचते हो इस पूरे मुद्दे पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए DH को देखना ना भूलें। वीडियो जर्नलिस्ट रतिकांत पात्रा के साथ मैं प्रमोद तिवारी, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, DH।